Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of force and laws of motion. Specifically designed for Class 9 students of CBSE and other boards, this physics tutorial aims to provide a clear understanding of Newton's laws, momentum, and related concepts. The videos explore the fundamental forces that govern the movement of objects and emphasize the relevance of these laws in our daily lives. With engaging examples and practical demonstrations, learners are encouraged to broaden their understanding and apply the principles in real-world scenarios. Through this knowledge-packed explanation, students are guided step by step to comprehend the three laws of motion proposed by Sir Isaac Newton. The concepts of inertia, acceleration, and action-reaction pairs are explained in a simplified manner, making it easier for students to grasp these essential ideas. Moreover, the tutorials also delve into momentum, highlighting its significance in determining the motion of objects. Students will gain an in-depth understanding of how mass and velocity affect momentum and how this principle can be employed in various situations. Ignited Minds Tutorials strives to pave the way for an enhanced learning experience, ensuring that students become more confident in their knowledge of force and laws of motion. With these videos as a valuable resource, learners can strengthen their grasp on this crucial topic and excel in their physics studies. ओके बच्चा बॉडी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ओके, when a toothpaste is squeezed, okay, its shape changes. The force responsible for this is an example of balance force, centripetal force, unbalanced force, centrifugal force. बोलिए भाई साहब क्या होगा? एक टूथपेस्ट को आप भाई साहब स्क्वीज कर रहे हैं तो उसमें से टूथपेस्ट निकलता है, ठीक है, और उस टूथपेस्ट से भाई साहब आप दंत मंजन करते हैं, भले एक हफ्ते में करें एक बार या महीने में एक बार करें, ठीक है, लेकिन वो जो टूथपेस्ट है आप इसको स्क्वीज कर रहे हैं, राइट. दिस इज बेसिकली अ टूथपेस्ट, इसको आप स्क्वीज कर रहे हैं और ये टूथपेस्ट निकल रहा है, ठीक है. सो व्हाट इज दिस एग्जांपल ऑफ? बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है? हाँ, अनबैलेंस है. ओके, और क्या होगा भाई साहब? सेंट्रीपिटल. देखो बैलेंस फोर्स नहीं हो सकता, अगर बैलेंस फोर्स होता तो भाई साहब इसका शेप चेंज नहीं होता, ठीक है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. जब भी जो अगर उसका शेप चेंज हो रहा है, कुछ बोलना है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब देखो जब किसी चीज को घुमाते हो, ये जो घुमा रहे हो तुम, तो सेंटर से फोर्स लगाते हो. व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम द सेंटर, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही सेम चीज है. हाँ समझ रहा हूं. तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है. सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है? देखो बाहर जाने की टेंडेंसी. सेंट्रीपिटल होता है इस तरफ और सेंट्रीफ्यूगल होता है इस तरफ. देखो बॉडी कब बैलेंस रहेगी? एक होता है सेंट्रीपिटल जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब डायरेक्टेड आउटसाइड. जब आप समझ लो किसी कार में बैठे हुए हो और वो शार्प टर्न ले रहा है, तो आप भाई साहब बाहर की तरफ, ये च्युइंगम बाहर फेंक कराइए आप मिस्टर पटेल, ठीक है. अगर आप भाई साहब बैठे हुए हो और कार की तरफ, कार ऐसे जा रहा है ना भाई साहब बाहर, ठीक है. सो व्हाट इज दिस एग्जांपल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस तरफ है सेंट्रीपिटल और इस तरफ है भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है. ओके, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ठीक है, डिक्रीज इट्स स्पीड, रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और डीएक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन. क्या हो जाएगा बोलो? द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू इंक्रीज स्पीड. क्या है? इंक्रीज इन स्पीड बढ़ाता है. कीजिए भाई. इनर्शिया, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, डिक्रीज इट्स स्पीड, रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन टू डीएक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन. अरे रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ना भाई साहब, रेजिस्ट करता है ये, ठीक है. डिक्रीज इट्स स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड नहीं है, आपका रेजिस्ट करता है, मोशन को ही रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. अगर भाई साहब कोई बॉडी मोशन में है तो it will continue to be in a state of motion until unless an external force is actually applied to change its state. When we talk of a force on a body, it usually means electrical force, balance force, unbalanced force और nuclear force. किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो किस टाइप के फोर्स की बात कर रहे हैं अपन? हाँ, what type of force are we talking about?
अनबैलेंस फोर्स होगा, राइट। देखो अगर भाई साहब इस टूल को मैं पुश कर रहा हूं इस तरफ से और ये भाई साहब भी पुश कर रहे हैं, तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा, राइट। ये आगे पीछे तभी जा सकता है जब एक अनबैलेंस फोर्स लगे, जब मैं या तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं या तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स होगा भाई साहब। दिस विल बी when we are talking about this kind of force, we are talking about unbalanced force. A passenger is moving and a moving train tosses a coin which falls behind him. This shows that the motion of the train is accelerated, uniform, retarded along a circular track. तुमने ऐसे इसको कॉइन को ऊपर टॉस किया, तुम आगे चले गए और ये कॉइन पीछे गिरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट्स शोइंग, द ट्रेन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन। आपका ट्रेन जो है एक्सेलरेशन से अहेड मूव कर रहा है, इसीलिए वो कॉइन पीछे गिर रहा है, क्योंकि कॉइन को तो आपने वर्टिकली उछाला है, तो ये पीछे गिर रहा है। मतलब जब तक वो कॉइन, देखो कॉइन क्या कर रहा है, कॉइन ऐसे जाकर ऐसे आ रहा है, लेकिन तब तक आगे आप निकल चुके हो, इसलिए आपको लग रहा है ये पीछे गिर रहा है, लेकिन आप ये पीछे नहीं गिर रहा है, ये अपनी जगह पे ही गिर रहा है। जैसे किसी बॉडी को आप वर्टिकली अगर ऊपर थ्रो करोगे तो वो वर्टिकली नीचे आएगा, ठीक है। इफ यू थ्रो अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स इट विल फॉल डाउनवर्ड्स वर्टिकली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वही सेम चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है कि भाई साहब ट्रेन तब तक आगे निकल चुकी है, ठीक है, क्लियर है। तो इट्स एन एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। When hanging a carpet, when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it. This phenomena can be best explained by Newton's third law of motion, first law of motion, law of gravitation, law of motion. तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एक कारपेट है भाई साहब, ये एक कारपेट है, इसको पीटे जा रहे हो भाई साहब, ये कारपेट को ऐसे, जो लोग कारपेट साफ करते हैं उन लोग ऐसे इसको पीटते हैं भाई साहब, टाप टाप, ठीक है, जोर जोर से, बड़े बड़े कारपेट्स को। तो होता क्या, जैसे आप इसको पीट रहे हो ये भाई साहब लहरा रहा है ऐसा, ठीक है, ये आगे पीछे हो रहा है, लेकिन इसका डस्ट पार्टिकल जो है वो वही रह जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अगली बार उबासी ली ना तो मुंह में ये कारपेट ठूस दूंगा भाई साहब, फिर उबासी लेते रहिए तुम, ठीक है, ओके। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अ वाटर टैंकर filled up to 2/3 of its tank and with water is running with a uniform speed. When the brakes are suddenly applied, the water in its tank should, वाटर टैंकर से पानी छलकते हुए देखा है, हाँ, वाटर टैंकर से पानी छलकते हुए देखा है, अच्छा जी, बहुत कुछ देखा है लाइफ में तो फिर, ठीक है, ओके। ये वाटर टैंकर है भाई साहब, दिस इज बेसिकली वाटर टैंकर, ये आगे जा रहा है भाई साहब, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक होल रहता है ऐसा, ठीक है। वाटर टैंकर जैसे इसने ब्रेक लगाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये पानी क्या था, मोशन में था ना, फटाक से आपका स्टॉप हो गया, तो फटाक से स्टॉप हो गया मतलब ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आ गया, लेकिन ऊपर वाला अभी भी मोशन में है, तो ये जाकर धाड़ से इस पे धक्का मारेगा, और इस पे धक्का मारेगा तो रिबाउंड होगा, मतलब यहाँ से वाटर फ्लो होगा, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। ये धाड़ से धक्का मारे, ये मोशन पे था ना भाई साहब, ठीक है, तो ये मोशन पे था, ये तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन ऊपर वाला मोशन पे अभी भी, ये धाड़ से जाकर इसको धक्का मारेगा, ये रेस्ट पे आ गया है, धाड़ से धक्का मारेगा और ये पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स टैंक। अगर पूरा खचाखच भराओ तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर 2/3 भराओ या हाफ भराओ तब होगा, ठीक है। आप किसी बाल्टी में पानी भर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेकर जाइए, ठीक है, अगर आपका पानी मतलब स्पीड में लेकर जाइए तो गिरेगा पानी, ठीक है, लेकिन आप देखोगे जितना बाल्टी खाली होगा ना वो उतना ही नाचेगा भाई साहब, उतना ही जोर से नाचेगा, ठीक है, क्लियर है। सो अ वाटर टैंकर filled up to 2/3 of its tank, water is running with a uniform speed. When the brakes are suddenly applied, the water in the tanker would move backward कि forward, backward move करेगा, it will move backward, ठीक है। If we release a magnet held in our hand, it falls to the ground. ये मैग्नेट को रिलीज किया, ये नीचे गिर रहा है। The force which makes the magnet fall down is an example of balanced force, unbalanced force, magnetic force, muscular force. ये एक मैग्नेट है, इसको अपन ने फेंक दिया, ये नीचे गिर रहा है, किस टाइप का फोर्स है ये, मस्कुलर फोर्स। तुम्हारा मसल इन्वॉल्व हो रहा है क्या इसमें, नहीं, फ्री फॉल है भाई साहब, मस्कुलर फोर्स नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फोर्स तब होता है जब सामने भी मैग्नेट हो, तो ये तो नहीं है। अनबैलेंस फोर्स बोल सकते हैं इसको। अनबैलेंस फोर्स क्यों है भाई साहब, क्योंकि इसका वेट जो है एयर के रेजिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए भाई साहब गिर रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो जितना ज्यादा भाई साहब मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया है क्या, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless an external force is applied to change its state.
अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन until unless an external force is applied। भाई अगर बॉडी देखो, अगर छोटा सा कोई टॉय का है भाई साहब, टॉय है कोई, उसको आप एक उंगली से भी भाई साहब आगे बढ़ा सकते हो। अगर कोई ट्रक है तो भाई साहब बहुत टाइम लगेगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ, ओके। व्हेन अ रबर बलून हेल्ड बिटवीन द हैंड्स इज प्रेस्ड, इट्स शेप चेंजेस। अगर कोई रबर बलून को आप बिटवीन द हैंड्स प्रेस कर रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन द बलून, ठीक है, ओके। अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन द बलून, frictional forces act on the balloon, gravitation forces act on the balloon, unbalanced forces act on the balloon, ठीक है। which of the following effect cannot be produced by an unbalanced force acting on a body? change in the speed of the body, क्या ये हो सकता है? हो सकता है भाई साहब। change in the shape of the body, क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? एक हथौड़ा लू और मोबाइल पे दे मारू, टूट जाएगा भाई साहब, अनबैलेंस फोर्स ही तो हुआ ना, ठीक है, ओके। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, क्या ये हो सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, किसमें चेंज प्रोड्यूस नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ये नहीं हो सकता। चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी नहीं हो सकता, करेक्ट। चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी नहीं हो पाएगा, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स से, ठीक है। चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी नहीं हो सकता अगर अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो, ओके। हम यहाँ पे भाई साहब कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, देखो यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा होगा बोलो? नेगेटिव एक्सेलरेशन किसके साथ होगा? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्या होगा? ओके, तो ये 1 का भाई साहब ये हो गया, दिस इज 1 बेसिक। क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसके साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन ये हो गया। अभी आगे देखो, अ कार इनिशियली एट रेस्ट, सॉरी डिक्रीजेस, the velocity of the object decreases, ठीक है। अ कार इनिशियली एट रेस्ट reaches a velocity of 50 किलोमीटर in 10 सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अ व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अ व्हीकल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड्स, मतलब वेलोसिटी इसकी इनिशियल थी कितनी? 10 मीटर, अभी कितनी हो गई? 0, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो आपका ये 1 हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये 1 और ये भी भाई साहब आपका 1 हो गया, क्लियर है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, ये वाला हो जाएगा भाई साहब, है ना। अ कार, अभी इसमें बताओ कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि कार भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब? 50, तो वेलोसिटी बढ़ी है, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2। और ऑब्वियसली भाई साहब थर्ड वाला देखो क्या हो गया? हाँ, 0 एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, जो u है अगर वही v भी रहे तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी होता है, 0 बाई टी मतलब 0 हो गया भाई साहब, तो ये हो गया भाई साहब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये वाला हो गया आपका 3। A vehicle is moving with a uniform velocity of 25 मीटर पर सेकंड, इसका u भी 25 मीटर पर सेकंड है और इसका v भी 25 मीटर पर सेकंड है, तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 0, ठीक है। चलिए भाई साहब इसमें फटाफट से करना है, ठीक है। आपका u कितना दिया हुआ है? देखो 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकंड। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, कैसे करेंगे भाई साहब? एकदम सिंपल सा है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है, मतलब 2 प्लस, ठीक है, a दैट इज 4 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 2 प्लस 12 दैट इज 14 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब? 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे u निकालना है आपको, आपको a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो अगर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं भाई साहब, v की वैल्यू कितनी है? 20, है ना। u की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस a दैट इज 5 इंटू 2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू यू, तो u की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया भाई साहब आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, आपको u की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5, a की वैल्यू दी हुई है 12, t की वैल्यू दी हुई है 3, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ut दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस हाफ a दैट इज 12 इंटू t का स्क्वायर मतलब हो गया 9, 2 6 12 हो गया, ये 15 प्लस 9 6 कितना हो गया? 54, ठीक है।
15 प्लस भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 9 6 54, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना 69 मीटर्स। क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखो u दिया हुआ है, a की वैल्यू नहीं मालूम, t की वैल्यू मालूम है, और भाई साहब यहाँ पे v की वैल्यू मालूम है, सॉरी s की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है भाई साहब, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है 92, u की वैल्यू कितनी है 7, t की वैल्यू भाई साहब कितनी है 4 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है भाई साहब नहीं मालूम, इंटू t का स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया, 92 इज इक्वल टू 28 प्लस 8a, तो 92 माइनस 28, 8 प्लस 4 हो गया 12, 8 से 2 गया 6। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 64/8 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या 1 मिनट रुको, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हुआ, तो कितना है, क्यों v20 है, u नहीं मालूम, a कितना है 5 है और t कितना है 2 है, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, इसको इधर लोगे तो 10 ही होगा ना। अरे कैसे 2 आएगा, क्या हिसाब कर रहे हो यार, फालतू में मेरे को रोक रहे हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नहीं पता ना। ओके, तो u v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दिया हुआ है 20 लिखा है, प्लस a की वैल्यू कितनी है 5 और t की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो गया u प्लस 10, ये हो गया 20, इसको इधर लोगे तो क्या हो जाएगा 10 ही तो होगा, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ही तो हो रहा है, 2 कहां से आ रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, तो v की वैल्यू डालो यहाँ पे, a की वैल्यू डालो, t की वैल्यू डालो 10। ठीक है, ओके, यहाँ पे कहां पे थे भाई साहब अपन a, ये कौन सा था निकाला था, ये वाला हो गया ना। चलिए भाई साहब इसको निकालना है फटाफट, यहाँ पे कौन से फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए निकालना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 का स्क्वायर प्लस 2, v की वैल्यू कहां दी है, अच्छा 8 दिया हुआ, चलिए 8 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज 3, s की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे हो गया आपका 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 इंटू एस, तो यहाँ पे 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 6s, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 नहीं 6 प्लस 8 14, 48 इज इक्वल टू 6s, तो देयरफॉर s की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 8 मीटर। ठीक है, s की वैल्यू हो गई 8 मीटर। ठीक है, ओके, s की वैल्यू हो गई भाई साहब 8 मीटर। यहाँ पे इसको करना है देखो u की वैल्यू, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हो गया नहीं मालूम। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए दैट इज 5 इंटू एस दैट इज 8.4, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका u स्क्वायर, ये हो गया 100, ये हो गया कितना 5 2 जा 10, 10 इंटू 8.4 कितना आ जाएगा 84। ठीक है, 100 माइनस 84 कितना हो गया 16, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया भाई साहब, okay, so this will be displacement, this is known as displacement minimum distance between initial and final positions of the body is known as displacement। ठीक है, deceleration is dash acceleration, क्या हो जाएगा बोलो negative acceleration, deceleration is negative acceleration, when an object is in uniform circular motion its dash changes at every point, तो ये आपका velocity। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन डैश रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ है भाई साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है, ओके।
The working of a rocket depends upon Newton's every action has an equal and opposite reaction. तो ये कौन सा हो जाएगा भाई साहब? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है? ओके ओके ओके. When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. इसका acceleration भाई साहब uniform है. क्यों? Reason? फोर्स नहीं एक्ट किया तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्यों होगा? सिर्फ आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है. ठीक है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G acts on the body. Acts on the body. चलिए भाई साहब. Even though the magnitudes of action force and reaction force are equal and the directions are opposite, their effects do not get cancelled. Why? Every action has an equal and opposite reaction. ठीक है. लेकिन इनके effects एक दूसरे के कैंसिल क्यों नहीं होते हैं? चौधरी साहब, ये हमने डिस्कस भी किया था, 2-3 बार डिस्कस किया है. वेरी गुड. दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है. तो आपका भाई साहब ये एक एक्शन फोर्स है, लेट्स से इसका वेट ये इस टेबल पे एक्ट करेगा और टेबल का जो रिएक्शनरी फोर्स है ये इस पे एक्ट करेगा. सो एक्शन एंड रिएक्शनरी फोर्स आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज and that's the reason they don't cancel each other. They don't cancel each other. ठीक है. It is easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity. एक टेनिस बॉल को फेंक कर मारूं मैं, आप कैच कर लेंगे, कुछ होगा नहीं, लगेगा भी तो ज्यादा नहीं लगेगा. एक क्रिकेट बॉल जो होता है, जो हार्ड क्रिकेट बॉल होगा, हाँ, तो उसको अगर मैं फेंक कर मारूं तो जरूर फूट जाएगा भाई साहब. ठीक है. क्यों ऐसा होता है? व्हाई इज इट देयर? वेरी गुड. इट हैज मोर इनर्शिया. ठीक है. मास आपका इनर्शिया के प्रोपोर्शन होता है. जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा भाई साहब क्या होगा? इनर्शिया होगा. ठीक है. सो हेंस यू विल रिक्वायर मोर ऑफ फोर्स टू स्टॉप इट. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ inertia of motion. A body continues to be in a state of motion until and unless you apply an external force to change its state. तुम्हारा inertia उधर जाएगा ना, तो उधर ही मैं उसको भी रोक दूंगा. मैं इधर तो दिख ही रहा है मेरे को, उधर inertia लगा के रोक दूंगा भाई साहब उसको. बेटर हो फिर 12 बजे तक यहाँ पे. ठीक है. तो मास क्या हो जाता है भाई साहब? inertia. तो आपका जो क्रिकेट का बॉल है उसका मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका inertia भी ज्यादा है. ठीक है. जैसे भाई साहब कोई बच्चा छोटा सा एक साइकिल चला रहा है, वो आपको आकर टकरा गया तो क्या ही होगा? कुछ भी नहीं. राइट. ठीक है. छोटे सा बच्चा है, छोटा सा साइकिल है, वैसा टकरा गया. लेकिन अगर समझ लो कोई एकदम एक भारी भरकम गाड़ी से आपके साथ टकराता है तो द इम्पैक्ट विल बी ह्यूज. ठीक है. इट कैन बी फेटल एज वेल. ठीक है. तो क्यों? क्योंकि भाई साहब उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है. ठीक है. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म. व्हाई? स्पीड भी नहीं बढ़ रहा, स्पीड कम भी नहीं हो रहा है. वेरी गुड. ठीक है. हाँ, यही रीजन है भाई साहब. वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भाई साहब बॉडी का जो वेलोसिटी है वो तो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है. जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती है बॉडी, तब भी क्या हो रहा है? ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है ना. जब रेस्ट पे है तो भी वही हो रहा है भाई साहब. फाइनल तो रेस्ट पे आपका इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? 0 है, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? 0. मतलब दोनों में कोई आपका बढ़ घट नहीं रहा है. ठीक है. सो दैट इज द रीजन इट इज देयर. ओके. चलिए भाई साहब, इस सवाल को नहीं करेंगे तो क्या फिर बोलूं मैं आपको. चलिए इसको सवाल को करना चाहता फटाफट. क्विक एवरीवन.
एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो 18 मीटर मूव कर रहा है भाई साहब फर्स्ट 3 सेकेंड्स में, ठीक है, एंड 22 इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड्स. व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा भाई साहब? हाउ विल वी कैलकुलेट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है. सो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बच्चा पार्टी? यहाँ पे हो गया भाई साहब 18 प्लस 22 प्लस 14, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम इज 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9. तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है. 4 प्लस 5 6, 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 1 5, 54/9 मीटर पर सेकेंड. तो 9 ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया आपका कितना? 6 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब इसको करना तो पड़ेगा ना फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. कितना applied force है भाई साहब? If the same force is applied on an object of mass 24 kg, how much will be the acceleration? कितना हो जाएगा acceleration? चलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक. डन डन डन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg. तो भाई साहब मास कितना है ऑब्जेक्ट का? भाई साहब दिया हुआ है 16 kg. इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. 16 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट विल बी हाउ मच? 48 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? 48 न्यूटन. तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 48 न्यूटन, ठीक है. ओके. इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20. सो ही जाना भाई साहब, तकिया क्या लगा साथ में लाया करना, साथ में एक तकिया एक बिस्तर आराम से भाई साहब टंगा फैला के यहाँ पे सो जाओ, ठीक है. इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg. कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? देखो सेम फोर्स मतलब फोर्स कितना रहेगा आपका? 48 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना भाई साहब आपका? 24 kg. हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन मास. तो ये हो गया आपका 48 न्यूटन अपॉन 24 kg, ठीक है. तो ये हो गया आपका 48 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 24 kg, ठीक है. कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 2. तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. चलिए भाई साहब जल्दी 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 फटाफट, क्विक क्विक. एक बुलेट का मास है 10 ग्राम्स एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड penetrates a thick wooden plank of mass 900 gram.
The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. प्लैंक नहीं समझ में आ रहा तो खुद पे ही गोली चला लो भाई साहब, है ना। तो आपको गोली अगर लगेगी किसी को ऐसे करेगा ना भाई साहब, ठीक है, क्योंकि भाई साहब आप बुलेट से भी मतलब आप पीछे की तरफ जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या एक वुडन प्लैंक है, दिस इज बेसिकली अ वुडन प्लैंक, एक वुडन प्लैंक है जिसका मास कितना है भाई साहब, आपका मासम 900 ग्राम है। इसको अगर आपने ले लिया 900 ग्राम को तो ये हो गया 0.9 kg लिख सकते हैं। देखो 900 ग्राम है ना, तो 900 ग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 0.9 kg लिख सकते हैं। 900 ग्राम मतलब कितना होता है, 900 ग्राम मतलब होता है आपका 900 बाई 1000 kg। सो दिस विल बी हाउ मच, 0.9 kg। ठीक है, क्लियर है, ओके। द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक। अभी ये बुलेट है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ बुलेट, ये बुलेट है भाई साहब, और ये किधर जा रहा है भाई साहब, इस प्लैंक के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लैंक के अंदर गया भाई साहब, वुडन प्लैंक के अंदर गया, कुछ दूर तक जाएगा और फिर ये दोनों थोड़ा सा आगे मूव किए, ठीक है। सम ऑफ इट, भाई ये वुडन प्लैंक है, धड़ाम से लगा तो वुडन प्लैंक के साथ बुलेट दोनों एक साथ मूव किया आगे, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे अपन क्या कौन सा लॉ लगाएंगे भाई, शेष कौन सा लॉ लगाएंगे, टाइम पास चल रहा है तेरा उसके साथ, हाँ आप ही फरमाइए कौन सा लॉ लगाएंगे। है विदित, इनको गुरु बनाया है, दक्षिणा वगैरह ले लिए इनसे भाई साहब। हाँ नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। दैट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फोर्स की बात कर रहे हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर रहा है, बट हंसी आ रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या ही बोलता है भाई साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। चलो इसको लिखिए, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम। ओके, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम, भाई साहब टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम, बोलो भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, व्हाट विल बी द टोटल इनिशियल मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 कितना हो जाएगा बोलो। m1 कितना है आपका, पहले हम बुलेट कर लेते हैं, बुलेट कितना है भाई साहब, बुलेट का मास m1 कितना है भाई साहब, 10 ग्राम्स, 10 ग्राम मतलब हो जाएगा 10 बाई 1000 kg, तो ये हो जाएगा कितना 0.01 kg। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u1, दैट इज हाउ मच 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे प्लैंक का मास कितना है m2, यहाँ पे भाई साहब प्लैंक का मास कितना है m2, ठीक है, प्लैंक का मास है m2 विच इज हाउ मच 900 ग्राम्स, तो ये हो गया आपका 900 अपॉन 1000, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी हाउ मच 0.9, ठीक है, m2 की वैल्यू हो गई 0.9 kg, ठीक है, ओके। एंड भाई साहब यहाँ पे मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ थिक वुडन प्लैंक। आपको यहाँ पे भाई साहब अभी क्या हो जाएगा देखो, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बोलो, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज हाउ मच m1u1, दैट इज 0.01 इंटू 1.5 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। m2u2, m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई साहब 0.9 इंटू u2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 0 है, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है 0, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 0, तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 15 1 2 3 1 2 3 0.015 kg मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द टोटल इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम। अभी टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलो, टोटल फाइनल मोमेंटम, बोलो भाई साहब टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा फटाफट। क्या ये टोटल इनिशियल मोमेंटम समझ में आ रहा है, देखो आपका बुलेट का मास कितना है
0.01 kg। कैसे आया भाई साहब? आपका 10 ग्राम है, 10 ग्राम का कर लो भाई साहब केजी में, तो 10 ग्राम मतलब 10 by 1000 kg, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 0.01 kg। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है भाई साहब? 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो वुडन प्लैंक है इसका मास कितना है भाई साहब? 900 ग्राम्स। 900 ग्राम्स मींस 900 by 1000 kg, दैट इज 0.9 kg। क्लियर है? प्लैंक का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि प्लैंक मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ बुलेट मूव कर रहा था। बिफोर स्ट्राइकिंग, जब बुलेट इसके अंदर आया उसके पहले इसका मास कितना था भाई साहब? व्हाट वाज द मास? 0.9 kg एंड इट्स वेलोसिटी वाज 0। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। मास ऑफ बुलेट 0.0 इंटू 1.5, 0.9 टू 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, तो ये हो गया भाई साहब 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 0.015 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? टोटल फाइनल मोमेंटम बताइए, व्हाट इज टोटल फाइनल मोमेंटम? नहीं, जीरो कैसे होगा? वेलोसिटी ये मूव किया ना। टोटल फाइनल मोमेंटम देखो, अभी दोनों भी एक मास हो गए, है ना? ये बुलेट भाई साहब इसके अंदर आ गया अभी, तो दोनों एक ही मास हो गए, मतलब अभी टोटल मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ द प्लैंक। ठीक है, और वेलोसिटी भी दोनों की कॉमन हो गई ना, क्योंकि पहले तो इसका वेलोसिटी अलग इसका वेलोसिटी अलग था, लेकिन अभी जब इसके अंदर ही ये घुस गया है तो दोनों का वेलोसिटी एक ही हो जाएगा। तो लेट हम मानते हैं यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी, लेट कॉमन वेलोसिटी of the bullet and the plank be v। ठीक है, v मान लिया हमने, तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? देखो यहां पे दोनों का मास दैट इज 0.01 प्लस 0.90, 0.9। ठीक है, ये हो गया टोटल मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ओके, अभी अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? अरे बोलो ना भाई साहब। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्या ये समझ में आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब क्या? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम सीधा इसको लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम is equal to total final momentum. Total initial momentum will be equal to total final momentum. टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी? अरे बोला बोला जल्दी से बोलो। यहाँ पे कितना हो गया? 0.015, ये हो गया आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 0.01 प्लस 0.9 इनटू भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? v। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इधर कितना आता है देखो, इधर आ जाएगा आपका 0.91v इज इक्वल टू 0.015। ने कुछ तो गड़बड़ किया है भाई साहब। डिटरमिन द वेलोसिटी बुलेट इन द गेट्स एम्बेडेड इनटू द प्लैंक 0.01।
अगर अपन इसको ग्राम्स में ही रखते हैं 10 × 1.5 प्लस 10 × 1.5 इज इक्वल टू सही है भाई साहब ये तो 0.015 by 0.91 that will be velocity. ये आंसर मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है, फिर भी मैं चेकआउट करूंगा ये आंसर। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0.015 अपॉन 0.91। इसको अगर हमने दो प्लेसेस पीछे लिया, इसको भी दो प्लेसेस पीछे लिया, तो दिस विल बी 1.5 बाई 91। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं देखो, तो 1.5 बाई 91, तो ये हो गया आपका 0, दिस विल बी 191, तो ये हो गया 60, तो यहाँ पे अपन 9 7 तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 0.017 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो ये 0.15 मीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 गुना ही कम हो रहा है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आई विल स्टिल चेक आउट द आंसर, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी दिस। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट। अ पर्सन स्विम्स 100 meters in the first 40 seconds, 80 meters in the next 40 seconds and 45 meters the last 20 seconds. Find its average speed. Easy है भाई साहब ये तो। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? Average speed will be equal to total distance upon total time. Total distance upon भाई साहब हो गया total time. Total distance यहाँ पे कितना है बोलो? This will be 100 meters in the first 40 seconds plus 80 meters in the next 40 seconds and 45 meters in the next last 20 seconds upon total time कितना हो गया भाई साहब आपका यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 40 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 20। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका 5, 8 + 4 12, 1 + 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 40 + 40 80 और ये हो गया 20, दैट इज 100, सो दैट विल बी 225। तो यहाँ पे हो गया आपका 2.25 मीटर पर सेकेंड, 2.25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Why are car seat belts designed to stretch somewhat in a collision? थोड़ा बहुत उसमें इलास्टिसिटी होता है, जैसे कोलिजन हुआ तो थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, एकदम भी कड़क नहीं होता ये। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका इलास्टिसिटी उसमें होती है, थोड़ी सी। ठीक है, इट इज अ लिटिल इलास्टिक। व्हाई, क्यों ऐसा होगा बोलो? देखो, शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, रिब केज टूट सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर गाड़ी जोर से धक्का खा रही है या रुकी है, तो दिस पर्सन विल गो अहेड इनर्शिया के लिए, लेकिन ये इसको क्या करेगा भाई साहब, लगा के रखा है। ये अगर बहुत जोर से जा रहा है आगे और ये एकदम कड़क है, तो क्या हो जाएगा ये? तो आपका देखो, जैसे आप समझ लो कभी क्रिकेट बॉल को जब कैच करते हो, तो आपको ये भाई साहब तुम देख लो, नजारा देख लो यहाँ पे सब कुछ आराम से, कितना लेंथ ब्रेथ सब है, रूम का माप लो भाई साहब। हाँ, ओके, तो जैसे आप अगर क्रिकेट बॉल को पकड़ते हैं, तो आपका
रूल क्या है कि क्रिकेट बॉल जैसे ऊपर से आ रहा होगा तो आप उसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ेंगे भाई साहब, वो हाथ पे भी जोर से लगेगा और आपका इम्पैक्ट हो सकता है बॉल आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप उसको ऐसे लाते हो, आप हर समय देखोगे फील्डर्स जब कैच करते हैं बॉल को, सो दे मूव देयर हैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? हाँ, कैसे फोर्स कम होगा? हाँ, फोर्स कम करने के लिए नहीं, इनर्शिया नहीं। हाँ, लेकिन इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? मोशन में रहेगा तो लॉजिक क्या लग रहा है? बट बॉल को अगर आप डायरेक्टली स्टॉप करेंगे, ठीक है, तो आपका भाई साहब समझ लो ये बॉल है, दिस इज बेसिकली अ बॉल एंड दैट यू आर ट्राइंग टू बेसिकली स्टॉप। अगर आप इसको कैच कर रहे हैं, आप इस बॉल के डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है, यू आर बेसिकली मूविंग इट इन द डायरेक्शन। तो आपका क्या होगा? देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगी भाई साहब इसकी, ठीक है। आप यहाँ पे जो फोर्स होता है वो क्या होता है? एम वी माइनस एम यू बाई टी, ये होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इतना तो चेंज ऑफ मोमेंटम होने वाला है ना, मास इंटू वी माइनस यू, इतना तो होगा। लेकिन आप जितना इसका टाइम बढ़ाएंगे, द मोर यू इंक्रीज द टाइम, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी लेसर। किसी भी फ्रैक्शन में जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू कम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपका 1/3 है, यहाँ पे आपका 1/2 है, कौन बड़ा फ्रैक्शन है बोलो? 1/2, ठीक है, क्योंकि आपने न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा है, आपने डिनोमिनेटर को कम कर दिया है। अगर डिनोमिनेटर को कम करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो आपका फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जब बॉल को आप ऐसे ला रहे हो तो मतलब आप कर क्या रहे हो? टाइम को बढ़ा रहे हो, बॉल को रोकने के लिए टाइम को बढ़ा रहे हो। यू आर इंक्रीजिंग द टाइम बिफोर यू आर अलाउइंग द बॉल टू कम टू रेस्ट, ठीक है। तो इस टाइम को आप बढ़ा रहे हो, टाइम को बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो एक्चुअली फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum will remain the same, change in momentum, what it could impact is the time, ठीक है। यहां पे भी वही हो रहा है, देखो सीट बेल्ट को आपने ऐसे डिजाइन किया कि थोड़ा सा इलास्टिसिटी रहे, तो जैसे ही जर्क आया या बहुत जोर से कार को स्टॉप हुआ तो आप आगे की तरफ जाएंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन यू विल मूव अहेड और बड़े स्पीड से जाएंगे। लेकिन अगर आपका सीट बेल्ट थोड़ा सा आपको क्या करेगा भाई साहब? आपके स्पीड को 0 करेगा, लेकिन इट विल अलाउ सम टाइम, ताकि आपका ये टाइम बढ़े, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। अगर आपकी इलास्टिसिटी नहीं रही तो क्या होगा? आप एकदम टाइटली बंधे हुए और ये आप आगे जाने की कोशिश करते, तो इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। आप टाइम दे ही नहीं रहे, आपका वेलोसिटी 0 हो रहा है लेकिन आप इसको टाइम नहीं दे रहे। ये फोर्स आपके रिब केज को तोड़ सकता है, शोल्डर डिस्लोकेट कर सकता है, ठीक है, इफ द इम्पैक्ट इज टू हाई, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। सो टू इंक्रीज द टाइम, यहाँ पे क्या करने के लिए करते हैं हम भाई साहब इसको? टू इंक्रीज द टाइम, टाइम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। द ट्रूप्स, सोल्जर्स इक्विप्ड टू बी ड्रॉप बाय पैराशूट्स फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट आर कॉल्ड पैराट्रूपर्स। व्हाई डू पैराट्रूपर्स रोल ऑन लैंडिंग? तो जब वो लैंड करते हैं ना, ऐसे रोलिंग करते हैं, वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो मतलब क्या गुलाटी मारते हो लोग, ठीक है। वाई? ये जो पैराट्रूपर्स होते हैं व्हेन दे एक्चुअली लैंड ऑन द ग्राउंड, ये गुलाटी मारेंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर से गिर रहे हैं वो, ठीक है। अचानक से अगर वो स्टॉप होने की कोशिश करेंगे तो अगेन ये टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर टाइम देंगे तो वो स्मूथ रन होगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में डिनोमिनेटर फैक्टर होता है आपका टाइम। द मोर टाइम यू अलाउ बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, द लेसर विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, द लेसर विल बी। आप जितने भी मतलब भाई पैराशूट से नीचे उतरे, एक स्पीड में तो उतरेंगे ना भाई साहब, और उतनी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं आप, तो एक स्पीड में तो उतरेंगे आप, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा गुलाटी मारेंगे तो अपने आप को स्टॉप करने के लिए आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, यू आर गिविंग मोर टाइम, बिकॉज ऑफ विच द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी लेस, ठीक है, क्लियर है, ओके। व्हाई वुड एन एयरक्राफ्ट बी अनएबल टू फ्लाई ऑन द मून? एक एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन मून में फ्लाई नहीं हो सकता, क्यों? हाँ, क्या बोले तुम? ग्रेविटी, देखो ओके, सो यहाँ पे भाई साहब देखो एक एरोप्लेन है, ग्रेविटी है वहां पे 1/6 है लेकिन है, तो एयर का, अब जब कोई एयरप्लेन फ्लाई करता है तो उसका ये क्या है? ये एयर उसको लिफ्ट करा रहा है, ठीक है, उसका एक भाई साहब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एयर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स अपवर्ड्स,
ठीक है। सो ये न्यूटन के थर्ड लॉ से मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एयर ही नहीं रहेगा उसको फोर्स अप्लाई करने के लिए, इट विल नॉट बी एबल टू मूव, ठीक है। जैसे अगर आप किसी क्या कहते हैं, किसी बर्ड को अगर आप देखो तो वो कैसे ऊपर उठता है, वो अपने पंख को ऐसे ऐसे करता है, राइट। तो ये पंख को ऐसे कर रहा है, मतलब वो हवे पे क्या क्रिएट कर रहा है, एक्शन। तो हवा उसको क्या कर रहा है, बस अब रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। इट इज क्रिएटिंग अ फोर्स ऑन द विंड बिकॉज ऑफ विच द विंड इज लिफ्टिंग इट अप। इट इज क्रिएटिंग अ फोर्स ऑन द एयर बिकॉज ऑफ विच द एयर इज लिफ्टिंग इट अप। एक्शन और रिएक्शनरी फोर्स हो रहे हैं। यही प्रिंसिपल से एरोप्लेन भी ऊपर जाता है, उसके विंग्स का एक नीचे प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर एयर ही नहीं होगा तो कैसा प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर मून में अवेलेबल नहीं है या एयर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ विच यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। किसी बर्ड को भी अगर आप वहां पे छोड़ देंगे तो वो भी फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, explain why is it possible for a small animal to fall from a considerable height without any injury being caused when it reaches the ground, ठीक है। आपको अगर मैं इधर से फेंक दूं तो आपकी हड्डियां टूट सकती हैं सिर्फ इतने हाइट से, है ना। लेकिन अगर एक चींटी को मैं इस बिल्डिंग के ऊपर से फेंकूं तो उसको कुछ नहीं होगा, वो वैसे वैसे फिर से चलने लगेगा। क्यों? उसका मास कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा लगेगा। नहीं, मास कम है तो एयर प्रेशर से कुछ मतलब नहीं है। मास कम है तो मोमेंटम कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब मास कम है तो आपका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। द मोमेंटम विल ऑल्सो बी लेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट विल नॉट बी इम्पैक्टेड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भाई साहब कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है। अ बॉय ऑफ मास 50 kg running at 5 meter per second jumps on a 20 kg trolley traveling in the same direction at 1.5 meter per second. What is the common velocity? चलिए फटाफट फटाफट। टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 50 इंटू 5 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 20 इंटू 1.5 इज इक्वल टू m1 m2 दैट इज 50 प्लस 20 इंटू v कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज v, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 250 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 15 2 300, तो ये हो गया आपका 30, दैट विल बी इक्वल टू 70v, ठीक है। तो ये हो गया आपका 280 इज इक्वल टू 70v। सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280/70, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके ओके। A girl of mass 50 kg jumps out of a rowing boat of mass 300 kg on the bank with a horizontal velocity of 3 meter per second. With what velocity does the boat begin to move backwards? तो आपका भाई साहब यहाँ पे सवाल है चलिए भाई साहब इसको करना है। A girl of mass 60 kg jumps out of a rowing boat of mass 300 kg. तो यहाँ पे समझ लो भाई साहब आपका रोइंग बोट है ये, दिस इज बेसिकली अ बोट, ठीक है। दिस इज अ गर्ल ऑफ मास 50 kg, शी इज ऑफ मास 50 kg, जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट ऑफ मास, यहाँ पे कितना है भाई साहब इसका मास 300 kg, टू द बैंक, ये आपका बैंक है मतलब रिवर बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, विद तो a rowing boat of mass 300 kg onto the bank with a horizontal velocity of 3 meter per second. With what velocity does the boat begin to move backwards? कितने velocity से boat backwards move होगा? Every action has an equal and opposite reaction because of which the boat will move backwards. ठीक है? Okay. तो चलिए भाई साहब टोटल आपका भाई साहब by conservation of momentum, by conservation of momentum अपन क्या बोल सकते हैं बोलो? by conservation of momentum total initial momentum will be equal to total final momentum, ठीक है, total
फाइनल मोमेंटम है कि नहीं भाई साहब? टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से बोलो। तो आपका m1 यहाँ पे क्या है? बोट कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है? 0 वेलोसिटी। उसके ऊपर वो लड़की जोर से कूद रही है, उसका वेलोसिटी तो 0 है ना, ठीक है। तो बोट का वेलोसिटी m1 इंटू 0, ठीक है। मतलब बोट का मास कितना है? 300 और उसका वेलोसिटी कितना है? 0 इनिशियल वेलोसिटी, प्लस लड़की का मास कितना है? 50 और उसका भाई साहब वेलोसिटी कितना है? 3, ठीक है। 50 इंटू 3। इस पे आते हैं, देखो, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे बोट कितने वेलोसिटी से मूव बैक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो? चलिए एक चीज हमको यहाँ पे समझनी है, ये मैंने गलत लिखा है एक्चुअली। जब दोनों भी रेस्ट पे हैं, है ना, बोथ आर एट रेस्ट, तो बोथ आर एट रेस्ट मतलब ये दोनों का भी कितना हो जाएगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 ना भाई साहब, बोथ आर एट रेस्ट। अभी टोटल फाइनल मोमेंटम देखो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका बोट है विच इज 300 और लेट से इसका भाई साहब वेलोसिटी है v, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब इसका कितना है? 50 इंटू 3। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 300v प्लस 150, ठीक है। अभी v को अगर हमने इधर कर लिया तो 300 माइनस 300v हो जाएगा, ये 0 है ना भाई साहब, तो ये हो गया आपका 150। सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 बाई 300, वो भी माइनस में, तो आपका आ गया यहाँ पे 0.5, 1/2 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका v का वैल्यू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्यों है? क्योंकि भाई साहब ये इधर है और ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये माइनस में आया है, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर द बोट मूव्स बैकवर्ड्स, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स with a velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।